कैसे आपको ए पार्ट में बताया था कि प्राथमिक उपचार की कौन कौन सी विधियाँ हैं और विद्युत का जन्म कैसे हुआ, विद्युत कहाँ से आई, क्या नियम थे और क्या दिमाग में विचार आए कि इस तरीके से इसकी खोज हुई, किसने की, वो आपको पार्ट ए में बता दिया। ये पार्ट बी है। तो पार्ट बी में हम आपको बता रहे थे कि प्राथमिक उपचार में जो प्राथमिक उपचार की सबसे सरलतम विधि होती है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके मुंह से तंबाकू, खैनी, बीड़ी, जर्दा, पान मसाला और नकली दांत आदि निकाल दे। हो सके तो जितना जल्दी हो सके तो उसे आसपास कोई हॉस्पिटल हो तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कर दे या वहाँ पर ले जाए। अगर कोई हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है और कमरे के अंदर काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, तो उसी कमरे का चारों तरफ से खिड़की दरवाजे खोल दे और उसे पूर्णतः ऑक्सीजन आने दे और उसे ज़मीन पर चटाई पर लटा दे। उसे ज़मीन पर या ज़मीन पर चटाई बिछा के या किसी ऐसी वस्तु हो जिस पर उसे लिटा दे और उसके चारों तरफ भीड़ हो उसे हटा दे, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे। और सर्दियों का मौसम है तो उसे सीने तक उसे चद्दर से ढक दे पर मुंह को नहीं ढके, क्योंकि ऑक्सीजन क्रिया चलती है। तो ऑक्सीजन क्रिया में अगर ऑक्सीजन क्रिया रुक जाती है या मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए विधि आजमाते हैं। सांस प्राथमिक स्वास्थ्य की 3 विधि आजमाई जाती है, प्रयोग की जाती है। जो आती है पहली सिल्वेस्टर विधि, दूसरी शेफर विधि और तीसरी मुंह से मुंह में हवा भरने की। मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह में हवा भरने की जो 3 विधि आती है, इसमें सबसे सरलतम विधि होती है मुंह से मुंह में हवा भरना। तो आपको पहले बता दें कि जो सिल्वेस्टर विधि होती है इसमें कैसे क्या, इसमें जो मूर्छित व्यक्ति होता है अगर उसके आगे की ओर छाले पड़े हो तो उसे पीठ के बल लटाया जाता है। यानी पीठ के बल का मतलब पीठ की तरफ, जैसे सीधा लटाते हैं, सीधा पीठ के बल लटाते हैं। जब छाले सीने की ओर पड़े हो और छाले जब सीने की ओर पड़े होते हैं तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मूर्छित व्यक्ति को पहले हाथों को सीधा करके फिर उसके सीने पर लाके और 10 से 12 बार प्रति मिनट के हिसाब से उसके सीने को दबाया जाता है। ये विधि इसमें आजमाई जाती है। पहले तो हाथों को सीधा करके ऐसे दबाते हैं, फिर हाथों को सीने पर रख के दबाया जाता है। दूसरी विधि आती है शेफर विधि। ये प्रयोग जहाँ की जाती है जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो तब उल्टा लिटाया जाता है। जब छाले पीठ पर पड़े हो तो व्यक्ति को उल्टा लिटाया जाता है। जब सीने के बल सीने के बल लिटाया जाता है। इस विधि में सीने के बल लिटाया जाता है। और जो तीनों विधियां होती है इनमें 10 से 12 बार प्रति मिनट के हिसाब से सांस की क्रिया दी जाती है। इसमें सीने के बल लिटाया जाता है जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो, पीठ पर पीछे को पीठ की तरफ कहीं भी अगर उसके छाले पड़े हो, करंट से चिपक जाता है तो उसको हटाने की विधि आपको बताई थी कि वो जो व्यक्ति करंट से चिपक गया तो उसको या किसी लकड़ी या डंडे से हटाओ या मेन प्लग स्विच को ऑफ करके तब उसे हटाओ या अपन को स्वयं को प्लास्टिक के किसी भी अचानक पदार्थ पर खड़ा होकर उसे इस तरीके से हटाना है कि उसे खींचते वक्त उस पर चोट नहीं लगे। तो ये सीने के बल
सीने के बल लिटा है जब छाले पीठ पर पड़े हो। छाले पीठ पर पड़े हो। जब छाले पीठ पर पीछे की ओर पड़े होते हैं तब शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर से सीना, अगर अपनी देसी ट्रिक लगाए तो सिल्वेस्टर में सीना आ रहा है ना, सिल्वेस्टर सीना, सिल्वेस्टर सीना। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग सीना की ओर, सीने के बल लिटाया जाता है जब छाले सीने पर पड़े हो आगे की ओर, यानी कि इसको एक तरीके से लिख देते आगे की ओर, आगे की ओर। ये पीछे की ओर, पीछे, ये पीछे हो गया और ये आगे हो गया, तो ये पीछे की ओर। और ये बताओ कि सिल्वेस्टर और शेफर विधि ये कौन सी विधियां है? ये प्राथमिक सांस की विधियां है। ये विधि जब सीने की ओर छाले पड़े होंगे तो सिल्वेस्टर विधि प्रयोग करेंगे, और जब पीठ की ओर छाले पड़े हो या उसके चोट के निशान हो, जैसे बिजली से चोट घाव हो गए हो, तब उसमें शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी जो विधि होती है, जो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा काम करने वाली होती है, वो होती है मुंह से मुंह में हवा भरना। इसमें क्या करते हैं कि जो व्यक्ति मूर्छित है, पीड़ित है, उसके मुंह से को अच्छे से साफ कर ले। बहुत अच्छे से साफ करने के बाद उसको एक कपड़े से, बारीक कपड़े से ढक कर उसमें मुंह से मुंह में हवा भर, मुंह से मुंह में इस तरीके से हवा भरे कि नाक को पहले बंद करे, फिर मुंह से हवा भरे, फिर नाक को छोड़े, फिर मुंह से हवा भरे, फिर नाक को छोड़े। इस तरीके से सांस की क्रियाएं दोहराई जाती है। ये क्रियाएं सभी, ये तीनों क्रियाएं 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट के हिसाब से ये क्रियाएं दोहराई जाती है। समझ में आया? ठीक है, बता लो एक बार। ठीक है, उतार लिया होगा। चलो मिटाता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कार्यशाला में या कहीं भी विद्युत का कार्य करते हैं तो हमेशा 2 लोगों का होना अनिवार्य है, जिससे विद्युत का झटका लगने से बचाया जा सके। क्योंकि दूसरा एक हेल्पर होना इसीलिए ज़रूरी है, तभी तो टेक्नीशियन हेल्पर की वैकेंसी आई है, क्योंकि JN के साथ एक हेल्पर काम करता है। रेलवे में भी एक के साथ एक होता है, जिसको बोलते हैं जूनियर टेक्नीशियन, एक होता है सीनियर टेक्नीशियन। जो बिजली का काम करते हैं, टेक्निकली काम करते हैं, जो विद्युत के क्षेत्र में काम करते हैं, उसको टेक्नीशियन कहा जाता है, जिसको पहले इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, आजकल नया नाम चेंज करके उसका नाम टेक्नीशियन कर दिया। ठीक, कभी खतरे के प्रति सजग नहीं रहेंगे, जूते नहीं पहनेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो विद्युत का
खतरा बना ही रहता है, झटका लगने का खतरा बना होता है। बिना पूछे अकेले काम करने लग गए तो बिजली का खतरा और सदा ही उसके साथ बना रहता है, क्योंकि कोई भी बिजली में परिपूर्ण नहीं है। क्योंकि बिजली का यही नियम है कि कभी भी काम करे तो कोशिश करे कि उसे पूरे नियम से करे। कौन कौन से नियम है, कौन कौन से निर्देश है, वो आपको हम आप बताते हैं कि जो लैब के अंदर जो नियम है और जो संकेत है उनके बारे में निर्देश बताते हैं। जिनको बोला जाता है सुरक्षा चिन्हों का प्रदर्शन। सुरक्षा चिन्हों का प्रदर्शन। सुरक्षा चिन्हों का प्रदर्शन कि कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह है। तो सबसे पहले तो यही आता है कि जब खतरा और हानि के बारे में जानने से पहले उससे नहीं करने के नियम और निर्देश को जान लेना अति आवश्यक है। जैसे कि सुरक्षा चिन्ह में सबसे पहला आता है निषेधात्मक। एक होता है सबसे पहला आता है निषेधात्मक। निषेधात्मक के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्हों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। पहला आता है निषेध। ये जो चिन्ह होते हैं निषेधात्मक, जो नहीं करने की सलाह देते हैं, निषेध। निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं ये नहीं करने की सलाह देते हैं कि ये काम नहीं करना। ये जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं ये जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या नहीं करने की सलाह देते हैं, जैसे कि सिगरेट नहीं पीना, धूम्रपान नहीं करना, नहीं करना, जलती आग को जल से नहीं बुझाना, पैदल निर्देशित। हाँ, तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में आपको बता रहा था कि निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वो कार्यशाला में कुछ क्रियाकलापों को नहीं करने की सलाह देते, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने की सलाह देता है। जैसे कि धूम्रपान नहीं करना, जलती आग को जल से नहीं बुझाना, जलती आग को जल से नहीं बुझाना, जिस स्थान के बारे में दे रखा है कि इस स्थान को पैदल क्रॉस नहीं करना तो उस स्थान को पैदल क्रॉस नहीं करने को, आदि इस प्रकार की जो
क्रियाकलाप है उनको नहीं करने की जो सलाह देता है उसे निषेधात्मक बोलते हैं। जो प्रोहिबिटिव उसको इंग्लिश में बोला जाता है, निषेधात्मक को प्रोहिबिटिव बोला जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं ये वृत्ताकार में क्रॉस रंग की एक वृत्ताकार पथ में एक क्रॉस रंग की पट्टी होती है जिसमें ये जो चिन्ह होते हैं ये ब्लैक रंग से बनाए जाते हैं, और जो अंदर का जो ग्राउंड होता है ये व्हाइट रखा जाता है, श्वेत होता है। अंदर का जो ये ग्राउंड होता है ये व्हाइट होता है, और इसका जो ये बॉर्डर होता है ये भी लाल रंग का होता है। लाल रंग का बॉर्डर युक्त लाल रंग की क्रॉस पट्टी, लाल रंग का बॉर्डर युक्त लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनाई जाती है। ये तो होते हैं निषेधात्मक चिन्ह के अंदर। दूसरे आते हैं सकारात्मक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी। जो सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है कि क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं, जैसे चश्मे पहनना, हेलमेट पहनना, जूते पहनना, मास्क एवं सुरक्षा पेटी आदि पहनने का जो आग्रह किया जाता है वो सकारात्मक चिन्ह के अंदर आते हैं। ये जो सकारात्मक चिन्ह होते हैं ये भी वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार में और जो इनका जो नीले रंग के बॉर्डर के साथ में ही ये पूरा इसका जो धरातल होता है ये पूरा धरातल इसका नीले रंग का होता है, जिसमें ये सिंबल जो प्रतीक चिन्ह है ये श्वेत रंग से बनाए जाते हैं। कौन से रंग से बनाए जाते हैं? ये जो प्रतीक चिन्ह है वो सफेद रंग से बनाए जाते हैं। नीले रंग के वृत्ताकार पथ में नीले रंग का ही इसका ये पूरा ये नीले रंग का ही होता है, इसमें ये सफेद रंग से बनाए जाते हैं। और इसका जो धरातल है ये भी नीले रंग का ही होता है। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा जो सकारात्मक चिन्ह है वो कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। बस इसके लिए ये ध्यान रखना है कि इसका जो चिन्ह सिंबल के बारे में पूछते हैं, जो सिंबल होता है ये श्वेत रंग से बनाया जाता है और इसका जो धरातल होता है पूरा नीले रंग का बनाया जाता है। ये क्या काम आते हैं? ये कुछ क्रियाकलाप उनके को करने के लिए आग्रह किया जाता है, जैसे कि चश्मे पहनना, सुरक्षा के प्रति आग्रह करना, सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह करना, जैसे हेलमेट पहनना, जूते पहनना, मास्क पहनना, सुरक्षा पेटी पहनना आदि के प्रति ये सचेत किया जाता है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे का जो आता है वो आता है सचेतक यानी वार्निंग। आगे का जो सुरक्षा चिन्ह एवं निर्देश आता है, सुरक्षा चिन्ह एवं जो निर्देश है एवं निर्देश जो सुरक्षा चिन्ह का ये जो निर्देश है सुरक्षा चिन्ह का जो निर्देश है अगला होता सचेतक वार्निंग, जो नहीं करने की किसी खतरे के प्रति सचेत किया जाता है कि इससे ये खतरा है, इससे ये खतरा है, सर्वोपरि लाइन का, विस्फोटक का और ज्वलनशील पदार्थ का आदि के प्रति सचेत किया जाता है कि सचेत हो जाओ। जैसे कि आपको बता दे ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? ठीक, अगला जो सुरक्षा चिन्ह आता है तीसरे नंबर का, उसका नाम है
सचेतक, जो सचेत किया जाता है, उसके नाम से ही पता चल रहा सचेतक। जिसको बोलते हैं वार्निंग। ये जो चिन्ह होते हैं, ये जैसे कि विद्युत झटका लगना, खतरे के प्रति सचेत किया जाना। खतरे के प्रति सचेत किया जाना, जिसके अंदर आते जैसे कि उदाहरण में बिजली का झटका, सिरोपरी लाइन, सिरोपरी लाइन, लेजर बीम का लेजर बीम का, विस्फोटक का, लेजर बीम एवं विस्फोटक। जैसे बिजली का झटका, सिरोपरी लाइन, लेजर बीम एवं विस्फोटक आदि के प्रति सचेत किया जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजली के खतरे के प्रति भी सचेत इसी चिन्ह के द्वारा किया जाता है। ये जो चिन्ह होते हैं ये लाल रंग का होता है, इसका जो धरातल होता है वो पीले रंग का होता है, इस पर जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर से बनाए जाते हैं। इसमें जो सिंबल बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर से बनाए जाते हैं। ये जो चिन्ह बनाए जाते हैं ये काले रंग से बनाए जाते हैं, इसका ये जो बॉर्डर होता है ये लाल रंग का होता है, इसका जो धरातल होता है ये पीले रंग का होता है, और इसमें जो प्रतीक चिन्ह बने होते हैं ये होते हैं काले रंग के। आपने देखा होगा जो दवाइयाँ आती है, केमिकल होते हैं जहर, उसके ऊपर आपने एक मानव की खोपड़ी का और क्रॉस में हड्डियों का चिन्ह देखा होगा, वो चिन्ह वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये विस्फोटक पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। ये वार्निंग का चिन्ह है, सचेत करने का चिन्ह है, चेतावनी का चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह, इसको बोलते हैं चेतावनी का। ये चेतावनी का है और ये विस्फोटक का है।
इसका ये बॉर्डर होता है वो लाल रंग से होता है, इसका जो धरातल होता है वो पीले कलर का होता है, और जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये काले रंग से बनाए जाते हैं। किसके अंदर जो सचेतक चिन्ह होते हैं, जो वार्निक प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कार्यशाला में आगंतुक एवं टेक्नीशियन को खतरे के प्रति सचेत किया जाता है। जैसे कि बिजली का झटका, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिजली का झटका। ओवरलोडिंग में भी ये प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह ओवरलोडिंग खतरा सचेत किया जाता है। ओवरलोडिंग में भी, जैसे कि ओवरलोडिंग का ये होता है, ओवरहेड लाइन होती है, उसका भी एक प्रतीक चिन्ह होता है। ओवरहेड लाइन में बिजली का झटका, सिरोपरी लाइन, लेजर बीम एवं विस्फोटक आदि पदार्थों के प्रति सचेत किए जाने के लिए ये प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसमें ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो सचेतक होते हैं, जो लाल रंग के बॉर्डर सहित इसका जो धरातल होता है वो पीले कलर का होता है, और पीला मानी येलो कलर, और जो इसका जो प्रतीक सिंबल चिन्ह होता है वो काले रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके सकारात्मक प्रतीक चिन्ह आते हैं, जो किसी कार्य को करने की सलाह देते हैं। सकारात्मक, जैसे कि किसी कार्य प्रति आग्रह किया जाता है, संकेत किया जाता है, जैसे कि वाटर कूलर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्राथमिक उपचार पेटी हो गई, उसके प्रति संकेत किया जाता है कि इधर प्राथमिक उपचार पेटी रखी हुई है। ये जो सिंबल और जो प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। पहले आपने ये उतार लिया, चलो एक बार देख लो। ठीक है, आपने देख लिया होगा ये, चलो आगे बताते हैं आपको। आगे जो चिन्ह होता है वो इंफॉर्मेशन चिन्ह होता है, जो सूचना प्रदान करता है, सूचनात्मक। ये सूचना प्रदान करता है। कोई भी कार्य, जैसे कि महिला पुरुष प्रसाधन हो गया, प्राथमिक उपचार पेटी हो गई, उसके प्रति सूचना, इंफॉर्मेशन कि वो इधर है, इस तरीके से ये सूचनात्मक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे आगंतुक एवं टेक्नीशियन, को
सुरक्षा चिन्ह और जो प्रसाधन है उनके प्रति सचेत किया, सूचना दी जाती है, जैसे कि महिला पुरुष प्रसाधन, महिला एवं पुरुष प्रसाधन। महिला पुरुष प्रसाधन, वाटर कूलर, जैसे शीतल जल, शीतल जल, प्राथमिक उपचार केंद्र, ये जो चिन्ह होते हैं ये वर्गाकार बनाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये? वर्गाकार। इन पे जो चिन्ह होते हैं वो व्हाइट ब्लैक चिन्ह बनाए जाते हैं व्हाइट कलर के बॉर्डर पर। इसका जो धरातल होता है वो सफेद होता है और जो प्रतीक चिन्ह होते हैं जैसे कि ये होते हैं काले। श्वेत रंग के धरातल पे काले रंग से बनाए जाते हैं। धरातल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है जिसमें जो प्लस का चिन्ह है केवल ये लाल प्रयोग किया जाता है। ये भी श्वेत धरातल पर बनाया जाता है। ये इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये लाल प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सूचना देता है। ठीक है, शीतल जल हो गया, महिला पुरुष प्रसाधन हो गया। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि महिलाओं के अलग है और पुरुषों के अलग है प्रसाधन बने होते हैं। और शीतल जल पीने का जल, पेयजल जिसको बोलते हैं पेयजल या पेयजल बोलते हैं। पेयजल की व्यवस्था जो सूचना इंफॉर्मेशन करे वो चिन्ह को सूचनात्मक प्रयोग किया जाता है। जैसे आगंतुक एवं टेक्नीशियन एवं कार्यकर्ता, जिसको टेक्नीशियन बोलते हो या कार्यकर्ता। तो सूचना दी जाती है कि इधर महिला पुरुष प्रसाधन किधर है, शीतल जल किधर है और प्राथमिक उपचार केंद्र किधर है। आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैसे बनाए जाते हैं? श्वेत धरातल पर काले रंग से बनाए जाते हैं जो सूचना प्रदान करते हैं। अब समझ में आया? ठीक है। आपको मैंने एक बात पूछनी थी कि जो आपने देखा होगा, मैं वो बता रहा था कि जो हेलमेट प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन के हेलमेट का कलर कैसा होता है। जो आपको कल भी बताया था कि इलेक्ट्रिशियन के हेलमेट का कलर कैसा
होता है। तो आज आपको बता दें, जो आपको कल सवाल दिया था उसका जवाब है इलेक्ट्रिशियन के हेलमेट का कलर नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और जो वर्कर होता है उसके हेलमेट का कलर पीला होता है। और जो इंजीनियर होता है उसकी हेलमेट का रंग ग्रीन होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो देखते हैं। अब आते हैं आपकी आग की किस्में। आग की किस्में, आग कितने प्रकार की होती है? आग आग कितनी श्रेणियों में बांटी गई है? बिजली की आग को कैसे बुझाना है? लकड़ी जूट में लगी आग को कैसे बुझाना है? एलपीजी में लगी आग को कैसे बुझाना है? एलपीजी गैसों में लगी आग को कैसे बुझाना है? और डीजल पेट्रोल में लगी आग को कैसे बुझाना है? कौन कौन से हिसाब के यंत्र प्रयोग करते हैं? और आग क्या है, तो कौन कौन से यंत्र प्रयोग करते हैं? आग क्यों लगती है, किस कारण से लगती है? तो आपको बता दें, जो आग होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। ऑक्सीजन की जहाँ पर उपस्थिति होगी वहाँ पर अग्नि, और जो खतरे के प्रति सचेत नहीं होते हैं किसी कारणवश, जैसे कि इस कार्यशाला में स्पार्किंग की वजह से आग लगने का खतरा बना रहता है। जैसे कि आग 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 कैसे लगती है? जैसे कोई ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल और ऑक्सीजन हुई और पेट्रोल हुई, इनके मिलने से और स्पार्किंग होने से, जैसे किसी में स्पार्किंग हुई तो ही आग लगेगी। अगर जैसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति काट दी जाती है तो आग नहीं लगेगी। तो जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति को काट देते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति काटने से आग लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता या आग नहीं लगती। ठीक, अब आते हैं आग एवं अग्निशमन। आग की किस्में। एवं अग्निशमन यंत्र। अग्नि शमन यंत्र। आग की कितनी किस्में हैं और कैसे आग लगती है, अगर कौन से प्रकार की आग किस प्रकार के यंत्र के द्वारा बुझानी है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं आपके सामने। जैसे कि आग को लगभग 4 श्रेणियों, मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वैसे तो 5-6 श्रेणियों में बांटा गया, पर मुख्य रूप से 4 प्रकार की श्रेणियों की जानकारी है। जैसे आती है श्रेणी ए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
श्रेणी ए प्रकार की आग, तो जो श्रेणी ए प्रकार की आग होती है, ये होती है कपड़ा, जूट, लकड़ी, कागज, कागज आदि में लगी आग को बुझाने के आदि में लगी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो यंत्र होते हैं, अग्निशमक यंत्र होते हैं। वो होते हैं शीतल जल की बौछार युक्त, जल की बौछार युक्त शीतल जल की बौछार युक्त जो अग्निशमक यंत्र में श्रेणी एक की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार युक्त अग्निशमक यंत्र प्रयोग किया जाते हैं। ठीक है, ये तो श्रेणी ए की आग। अब आते श्रेणी बी। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है? श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है और इसमें कौन से किस्म की आग लगती है, जिसको कौन से प्रकार के यंत्र से बुझा जाता है? तो आपको बताते हैं श्रेणी बी में जो लगी आग को बुझाने, इसके अंदर आते हैं डीजल, पेट्रोल, एवं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो, ज्वलनशील पदार्थ, डीजल, पेट्रोल एवं ठोस पदार्थ जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो जहाज वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जो वायु दबाव के साथ में झाग उत्पन्न करे उस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए जहाग प्रकार के अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जहाग वाले एवं CO2 प्रकार के जो CO2 जो गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन की उपस्थिति को काट देती है। CO2 वाले CO2 वाले अग्निशमन यंत्र
श्रेणी CO2 वाले अग्निशमन यंत्र, CO2 एवं झाग पैदा करने वाले अग्निशमन यंत्र कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। श्रेणी बी प्रकार की आग कौन कौन से पदार्थ में लगती है? डीजल, पेट्रोल एवं ठोस पदार्थ जो जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो, उनमें लगी आग को बुझाने के लिए श्रेणी बी प्रकार के अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं श्रेणी सी। श्रेणी सी के अंदर कौन कौन सी, जैसे कि एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले एवं सीटीसी प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। शुष्क ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं वो शुष्क चूर्ण वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि शुष्क पाउडर के साथ में श्रेणी सी। दोस्तों, जो जिस जगह से वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी बीच में वीडियो रोकना पड़ता है। चलो आगे बताते हैं। आपको बता रहे थे आग की किस और अग्निशमन यंत्र। जो आग के आपको मैं बता चुका हूँ, श्रेणी एक प्रकार की आग किस प्रकार की पदार्थों में लगती है और उसे किस प्रकार के यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी बी की आग किस प्रकार के पदार्थों में लगती है और किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें झाग वाले यंत्र होते हैं। इसका सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पिछली बार भी पूछा था टेक्नीशियन हेल्पर में, और भारतीय रेलवे में भी इनके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और ITI के एग्जाम में तो आते ही रहते हैं, क्योंकि ये उसी का पूरा सिलेबस है। उसमें ये सिलेबस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो आप देख ही रहे हो, तो उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि श्रेणी सी, अब इस प्रकार की आग कौन सी श्रेणी सी के अंदर आग किसके अंदर लगती है और इसको बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्रेणी सी की प्रकार की जो आग होती है वो LPG, CNG, सिलेंडर, CNG एवं गैसीय सिलेंडर, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है, जो अग्निशमन यंत्र LPG और CNG एवं गैसीय पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है वो तो CTC, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रकार का LPG गैस को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 वाले अग्निशमन यंत्र भी प्रयोग किया जा सकता है, शुष्क चूर्ण वाले भी प्रयोग किया जा सकते हैं। LPG को बुझाने के लिए CTC अग्निशमन यंत्र, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जल की बौछार उपयुक्त नहीं है। इसके अग्निशमन यंत्र CTC शुष्क पाउडर,
शुष्क पाउडर वाले सीटीसी का फुल फॉर्म में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और शुष्क पाउडर वाले जो अग्निशमन यंत्र है वो एलपीजी व सीएनजी प्रकार के एवं गैसीय पदार्थों में लगी आग, जो सिलेंडर होते हैं उनमें लगी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो श्रेणी सी के अंदर आते हैं। कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं? श्रेणी सी के अंदर आते हैं। अब एक और यहाँ तक आपने समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है श्रेणी डी। श्रेणी डी प्रकार की जो आग होती है वो किस प्रकार के पदार्थों की आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है, किस प्रकार की आग की किस्म है? तो वो बिजली के तार एवं धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं शुष्क पाउडर वाले सीटीसी और या सूखी रेत जो प्रयोग की जाती है। बिजली की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है सूखी रेत। अगर रेत नहीं है और जो रेत अगर उस समय पर उपलब्ध नहीं है तो अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं शुष्क पाउडर वाले और सीटीसी वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए झाग वाले और शीतल जल की बौछार से श्रेणी डी की आग नहीं बुझती। समझ में आया? ठीक है। श्रेणी डी बिजली के तार में ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजली के तारों एवं धात्विक पदार्थ लगी आग को बुझाने के लिए, धात्विक पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो होते शुष्क पाउडर वाले। शुष्क पाउडर और सूखी रेत, शुष्क पाउडर, सूखी रेत और CO2 आदि प्रकार के अग्निशमन यंत्र इसमें लिए एक और आता है CCI। ये भी एक यंत्र का ही नाम है जिससे अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं जो बिजली की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। जहाँ पर शुष्क यानी कि शुष्क पदार्थ भरे गए हो जिस यंत्र के साथ में वायु दबाव के साथ में भरे जाते हैं वो यंत्र श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। जैसे सूखी रेत हो गई, शुष्क पाउडर वाले हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऐसे प्रकार के यंत्र श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, आपके समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब आते हैं, आपको इनके बारे में पता चल ही गया होगा कि जो
अग्निशमन यंत्र अग्नि मुख्यतः 4 किस्मों में बांटी गई है। तो अपने के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आने वाला बिजली की तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। सूखी रेत भी है, शुष्क पाउडर भी है और CO2 प्रकार के अग्निशमन यंत्र भी प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया आपके? ठीक। अब आते प्रतीक चिन्ह। बिजली को पे काम करने से पहले बिजली पे बनाए गए प्रतीक चिन्हों को जान लेना अति आवश्यक है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको अब इस क्लास में मिल जाएगी। और जो प्रतीक चिन्ह उन्हें अगली क्लास में बताएंगे आपको कि प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रतीक चिन्ह है और एग्जाम में कौन से प्रतीक चिन्ह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका क्या कार्य है, क्या उनके बारे में पूरी डिटेल आपको अच्छे से बताएंगे। और जो बिजली पर जैसे एम्पियर है, वोल्टेज है और विभवांतर है, विभव है, इन सभी की परिभाषा, EMF है, सबकी परिभाषा आपको अगली क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में आपसे बातें की जाएगी और जो कुछ रह गए टॉपिक उसके बारे में बताया जाएगा कि किस किस के बारे में आगे पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के बारे में। अगर कोई भी कमी रही हो पढ़ाने में और या कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक सवाल देते हैं, 1 एम्पियर का मान क्या होता है? 1 एम्पियर का मान क्या है ये आपको बताना है। वोल्ट क्या है और प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। में अंतर। ये आपके लिए 3 सवाल है। फिर आपको हम कोशिश करना, अगर इनके सवाल जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो है ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।